नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए 6th मॉड्यूल को देखने वाले हैं। इसका हिंदी मीडियम में मॉड्यूल आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। ये आपका अंग्रेजी माध्यम से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस मॉड्यूल को। इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो हो जिसका सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पर हमारा टेलीग्राम फ्री ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर डिटेलिंग्स दी गई हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित या फिर किसी भी नोट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो चलिए देखिए, आज हम इसमें सबसे पहले पॉलिटी को देखने वाले हैं। कुछ एक्ट हम ऑलरेडी अपने पिछले मॉड्यूल्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाके देख लीजिए पहले, ताकि एक जो है आपका एक प्रोसेस जो है प्रॉपरली चले और समझ सके कि उससे पहले कौन कौन से एक्ट आ चुके हैं। तब आप इन एक्ट को पढ़ेंगे तो बेहतर समझ डेवलप होगी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देखिए 1861 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम आया था तो उसमें क्या हुआ था, इससे पहले एक्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ पाएंगे कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो एक्ट था 1861 का, वो संवैधानिक इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में एक काफी इंपॉर्टेंट कहते हैं घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। और इस अधिनियम के कुछ प्रावधान भी थे जिसमें हम देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। और यहाँ यही कहते हैं कि यहीं से केंद्रीय विधान परिषद का भी विकास हुआ था, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह के प्रशासनिक स्तर पर विकेंद्रीकरण लागू कर दिया गया। यहाँ पर अब सेंट्रलाइज ना होकर चीजें क्या हो गई हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रांतों के हाथों में उनको भी कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया, यानी कि विकेंद्रीकरण कहीं ना कहीं इसका कर दिया गया। यानी कि इन्होंने अब डिसेंट्रलाइज कर दिया, उनके प्रशासनिक स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन को इन्होंने लागू कर दिया। लेकिन ये कानून जो था तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा। इनकी एक शर्तें थी कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, लॉ बनाया जा रहा है, वो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि वाइसराय की अनुमति या उसकी परमिशन ना मिल जाए। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, वाइसराय को संकटकालीन अवस्था में किसी इमरजेंसी के टाइम में अध्यादेश लागू करने का अधिकार मिल गया था। तो यहाँ पर किसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था, वाइसराय को। अभी मैं आपसे पूछूंगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे देश में जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, इनके जो आप देखेंगे जो अध्यादेश जारी करने के पावर हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप समझिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रावधान हुआ। भाई अधिनियम आया तो कुछ नया चीजें ऐड ऑन की गई होंगी कि इस एक्ट के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की जो नंबर है, संख्या है, वो 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। तो क्या हुआ इसमें कि जो 3 जो सदस्य होते थे वो प्रशासनिक सेवा के होते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होते थे, और जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी मांगा गया। और जो रेस्ट ऑफ 2 पर्सन होते थे उनको एक को 5 वर्ष के लिए विधि यानी कि कानून संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक होता था, ऐसा इन्होंने इस एक्ट में कहा। इसके बाद देखेंगे वाइसराय की विधान परिषद में मिनिमम 6 पर्सन और मैक्सिमम 12 जो पर्सन है, उसके अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का इसमें प्रावधान किया गया। उसमें कम से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना यहां पर बताया गया कि वो जो है नॉन गवर्नमेंट से होने चाहिए, यानी कि गैर सरकारी हम कह सकते हैं, उनका होना आवश्यक था। लेकिन इनकी शक्तियां जो कानून निर्माण तक ही सीमित होनी थी, ऐसा उन्होंने इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर देयर वर बिटवीन 6 and 12 एडिशनल मेंबर्स, देयर वर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड फॉर 2 years। आउट ऑफ दीज एट लीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स वर टू बी एन नॉन ऑफिशियल, मतलब ब्रिटिश और इंडियन की बात कर रहे हैं। देयर फंक्शंस वर कॉन्फिन्ड, ठीक है, कन्फाइंड टू लेजिस्लेटिव मेजर्स। यही सब चीजें बताई गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 1862 में आप जब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, जब लॉर्ड कैनिंग की बात आए तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे, और फर्स्ट आपके वाइसराय थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग में आप देखेंगे इसमें 3 भारतीयों को इन्होंने नॉमिनेट किया। किसके लिए देखेंगे, विधान परिषद की मनोनीत किया इन्होंने। विधान परिषद में कौन कौन से थे आप देखते हैं, राजा ऑफ बनारस एंड द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव।
इनको क्या किया, विधान परिषद में इन्होंने यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने यहाँ पर मनोनीत करना शुरू किया। यहाँ पर नॉमिनेटेड की बात करा है 3 इंडियंस को। इसमें क्या हुआ फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति पावर दी गई और ये राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण से कार्य करती थी। वायसराय को यहाँ पर आप देखेंगे कि वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जैसा कि भी मैंने बताया यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बात करेंगे कि इट रीस्टोर्टेड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल। तो यहाँ पर समझिएगा कि क्या कहा गया कि जो इस अधिनियम में देखेंगे कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां फिर से दे दी गई, मतलब विधायी शक्तियां फिर से देकर उनको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यही मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पर मान लीजिए एक सेंट्रल में पावर होती थी, अब उन्होंने यहाँ पर डिसेंट्रलाइज कर दिया इसका, कि अब उन प्रांतों को भी यहाँ पर पावर दे दिया गया, कुछ कानूनी शक्तियां यहाँ पर दे दी गई थी, जिसको आप देखेंगे कि जो 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या था, सारी चीजें क्या होती थी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को यहाँ पर अब बदल दिया गया। और 1861 के जो आपका ये एक्ट आया उसमें क्या कह दिया गया, अब चीजें जो होंगी विधायी शक्तियां फिर से केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण कर दी गई। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि इसने बंगाल और आपका जो आप देखेंगे इसमें आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, इसमें जो नई विधान परिषदों की स्थापना करने का भी प्रोविजन ला दिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो देखेंगे बेस्ट इसमें बंगाल की बात की गई है, तो बंगाल को कब इसमें क्रमशः स्थापित किया गया था, 1862 में। इसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस को 1886 में, एंड देन पंजाब को 1897 में यहाँ पर उन्होंने न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेब्लिश करने का जो है प्रावधान लेकर आए। इसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो जो सिस्टम की बात कर रहा है, ये लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में आप देखेंगे इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसमें आप समझेंगे कि वायसराय को ये आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की पावर दी गई कि लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें आप देखते हैं इन्होंने आगे क्या किया कि वही चीज है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की इन्होंने शक्ति दे दी। इट एम्पावर्ड द विक्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस। इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है यानी कि अध्यादेश जारी करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं वायसराय गवर्नर जनरल को, वही मतलब कह सकते हैं हम कि इमरजेंसी के टाइम पे उनको जो है यहाँ पर वायसराय गवर्नर जनरल को विधान परिषद की सहमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया और गवर्नर जनरल को दी गई अध्यादेश की शक्ति ने उसे पूरी तरह से शक्तियां प्रदान यहाँ पर कर दी थी। यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश ने क्या किया कि भारत के राज्य सचिव जो थे उनको भी गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा पारित कर किसी भी अधिनियम को भंग कर सकते थे, ऐसा प्रोविजन इस एक्ट के द्वारा लाया गया था। अब आप देखेंगे 1892 का जो एक्ट आया था यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, ये क्यों इंपॉर्टेंट था, कैसे ये पहले वाले आप देखेंगे एक्ट से डिफरेंट है। तो यहाँ देखेंगे इसके तहत वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि वायसराय ने क्या किया, परिषद में सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी और पहली बार ऐसा हुआ कि निर्वाचन के सिद्धांत को भी यहाँ पर स्वीकार कर लिया, मतलब कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके भी इन्होंने प्रोविजन को स्वीकार कर दिया था। और अब क्या होने लगा कि सदस्य जो थे वो वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और सार्वजनिक हित के सोशल किसी इश्यूज पर मुद्दे पर बात कर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उनको पूरक प्रश्न पूछने का यानी कि काउंटर क्वेश्चन वो क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे नहीं कर सकते थे। ऐसा इसमें इस एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन लाए गए थे। इसमें आप ये भी देखेंगे कि 1892 का जो ये एक्ट आया था, इसका उद्देश्य था कि विधान परिषदों का विस्तार करना और अधिक उनको शक्तिशाली बनाना था। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, नए सदस्य भी इसमें शामिल किए गए, जिसमें से 40% गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 1892 में यहाँ पर बाकी की चीजें की किस किस को कितने मेंबर्स को एडिशनल यहाँ पर ऐड किया गया, कौन नॉन ऑफिशियल था, कौन ऑफिशियली इसको ऐड किया गया था। इसमें मोटा मोटा हमें यहाँ पर एग्जैक्टली ये समझना है कि मेन एक्चुअली इसका सार क्या था, इसका जो था पीछे का उद्देश्य क्या था कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के इनडायरेक्टली और कुछ सीमित चुनाव का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। हालांकि 1892 के अधिनियम में आप नोटिस करेंगे कि चुनाव शब्द जैसे शब्द का यूज इसमें नहीं किया गया था 1892 में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई इलेक्शन जैसे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। वायसराय को सपरिषद विधानसभा में वित्तीय विषयों की विवेचना यानी कि जैसे उनका रेवेन्यू हो गया, जो व्यय हो गया, उनका बजट हो गया, उनको करने या उन पर प्रश्न पूछने बहस करने का तो राइट दे दिया गया, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट पे रूल बनाने पर सब परिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य हुआ करती थी। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है। ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो जो आपको बताया है वो इजी वे में है, उसको समझिए। यहाँ पर इंट्रोड्यूस द इलेक्टोरल सिस्टम वाज एन important feature of this act. The principle of the representation was initiated through this act. However, the word election was not used in this act. Clear है।
चलिए अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि 1909 का जो अधिनियम आया था वो किस प्रकार से अलग था और वो क्यों जरूरी था। सबसे बड़ी बात, वो जरूरी क्यों था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक्ट लेकर आए। देखिए इससे पहले एक्ट शुरू करें, पहले हमें यहाँ पर समझना होगा एक्चुअल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा ये उस टाइम के भारत सचिव हुआ करते थे, भारतीय सचिव, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो की बात की जाए तो ये वहां के इस वक्त हम कह सकते हैं भारत के वायसराय हुआ करते थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी क्योंकि पीटी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड पहले हम समझ लेते हैं कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए समझिए जरा, 1892 के एक्ट से क्या हुआ, भारतीयों में निराशा हुई, ठीक है। तो साथ ही कर्जन के जो है आप देखते हैं 7 ईयर शासन ने भारतीय जनता के अंदर बहुत ज्यादा कैसे अग्रेशन या कुछ सेटिस्फेक्शन, इतना ज्यादा उन्होंने अनसेटिस्फाइड थे उनके कार्यों से, तो उनके अंदर एक अग्रेशन को जन्म दिया। और बंगाल का जो डिवीजन हुआ था उसके लागू होने के बाद से उनके विरोध को लेकर उदारवादियों और उग्रवादी नेताओं के बीच क्या हुआ, वैचारिक मतभेद बढ़ने लगा। या उग्रवादी और उदारवादी की जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, देखिए उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की जो मैं बात करी, एक्चुअली उदारवादी क्या होते हैं, लिबरल जो उनके नेता हैं उनकी बात करें, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट जो थे मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सट्रीमिस्ट और यहाँ पर लिबरल जो नेता थे उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं जो उग्रवादी थे या जो उदारवादी नेता थे उनके नाम क्या क्या है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि पीटी की भी साथ साथ में इस प्रकार से तैयारी होती रहे। तो क्या हुआ, इन लिबरल जो नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो लिबरल नेता थे, उनके बीच में कुछ देखेंगे वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे और इस प्रकार से सरकार ने उदारवादियों के अपने पक्ष में करने के लिए, उन्होंने उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा की। दरअसल सरकार को, गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको टेंशन होने लगी थी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादियों के हाथ में ना चला जाए, और इसीलिए भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले और वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई और इसी क्रम में इस सुधार अधिनियम को सामने लाया गया। कौन सा, 1909 को, ठीक है। यहाँ पर पूरी स्टोरी हमें समझनी है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार ऐसा देखने को यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय भी निकट के भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत होने लगा था। उन्हें आशंका होने लगी थी कि 1892 के एक्ट में जिस प्रकार से निर्वाचन पद्धति की बात कही गई है, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में उसका और भी विकास हो और सभी संसाधनों में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित हो जाए। फिर देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम समुदाय में इस भय को, अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए उनके फियर का इसका गलत इस्तेमाल किस प्रकार से किया कि अपनी सत्ता को और मजबूत रूप से दिखाने के लिए उन्होंने मुस्लिम संप्रदायवाद को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और इसी क्रम में आगा खां एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला और मुस्लिमों के लिए एक अलग से निर्वाचन की मांग की, और वायसराय मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए इंग्लैंड स्थित गृह सरकार को भेज दिया। मिंटो ने इसे भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना कहा। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मिंटो ने इसे क्या कहा कि भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना, इस तरह से जो वर्ड है इस पे भी बेस्ड आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगा खां की यहाँ पर जो बात की गई थी, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसके पीछे का जो प्रोविजन था, इसमें क्या क्या प्रोविजन लाए गए थे, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली बार क्या हुआ कि भारतीयों को भारत सचिव और वायसराय की परिषद में शामिल कर दिया गया। अब भारत सचिव की परिषद में सैयद हुसैन विलग्रामी और वायसराय की परिषद में सत्येंद्र सिन्हा को भी शामिल किया। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, भारतीय सचिव और वायसराय की परिषद में, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में इनडायरेक्टली जो है सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाने लगी और सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं बजटिंग या इकोनॉमिकली चीजों पर बहस करने पर या कि क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछने पर उनको परमिशन जो है वो दे दी गई थी यहाँ पर, जबकि पहले नहीं थी। साथ ही उसमें संशोधन प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दे दिया गया और इस तरह विधायिका के कार्यों में थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई और इसके तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को भी यहाँ पर लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर मेन जो चीज देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर लागू करने की जो बात है वो कर दी गई थी। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आप यही देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर बात की जाए कि जैसे यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीजें और भी प्रोविजन लाए गए थे, जैसे सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा की जो ने बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द विक्ट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की है। तो इस तरह से यहाँ पर भारतीयों को जो है मौका मिला जुड़ने का, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हर चीज में जैसा की रहती थी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हुआ कि
1909 का जो आपका एक्ट था इसमें। फिर इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें, देखिए बहुत सी चीजें हैं जो आप मेंस में काफी लिख सकते हैं, तो इसको वैसे जो यहाँ दिया वो तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ और एडिशनल चीजों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह अधिनियम जो था उसमें भारतीय हित में नहीं लाया गया था। ऑब्वियसली वो कोई भी एक्ट कहाँ भारतीयों के हित में लाते थे। तो इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्टली चुनाव प्रणाली इन्होंने सीमित मताधिकार विधायिका की शक्तियों में सीमित हो सुधारों को केवल दिखावा जो है इन्होंने किया, लेकिन उम्मीदवारों और मतदाता जो मतदान करते थे उनके लिए कठोर योग्यता रखी गई और मत देने का अधिकार उन्हीं को दिया गया जो एक निश्चित राशि आयकर यानी कि एक प्रॉपर एक कहते हैं एक फिक्स इनका जो है टैक्स के रूप में जो चुकाते थे, उन्हीं को जो है उम्मीदवार और मतदाता के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी थी इन्होंने, उन्हीं को परमिशन दी गई, यह राइट दिया गया वोट डालने और इत्यादि का। जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उत्तरदायी उपाधियां थी, महिलाओं को चुनाव लड़ने मतदान करने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था अभी तक। और सबसे बड़ी कर कमी यह रही है, इसमें सबसे बड़ी कमी हम ये देख सकते हैं कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर पृथक भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया। वो तो उनकी नीति ही थी कि आप डिवाइड एंड रूल की, तो उनकी पॉलिसी हमेशा से ही रही है। तो इन्होंने इसके फलस्वरूप क्या किया कि देश का विभाजन भी यहाँ से शुरू होने को देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके भी गांधी जी ने वहां उस समय के दुख को इस प्रकार से शब्दों में बयां किया जो हमने 1909 के एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, इसमें वही सब चीजें दी गई हैं। मिंटो बिकेम द नोन ऑफ फादर ऑफ कम्युनल। आप देखते हैं इसमें उनके जनक कहा जाने लगा कि भाई ये जो कम्युनल जो इलेक्टोरेट है इसके उनके जनक कहा, उनके फादर कहा जाने लगा। इसके बाद यहाँ पर इट इज ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। क्लियर है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर कवर की हैं अभी। चलिए अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 या फिर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था एक तरीके से ये। इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे, आप यहाँ देखिएगा जो भारत के सचिव है वो मॉन्टेग्यू थे। और मॉन्टफोर्ड की अगर बात की जाए तो उस समय पे ये भारत के हमारे वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे द्वैध शासन, यहाँ पर डुअल सिस्टम आप यहाँ पर देखेंगे कैसे यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1960 में क्या हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ और कांग्रेस ने अलग निर्वाचन की हम कह सकते हैं उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है यहाँ पर। और ब्रिटिश सरकार को भी यहाँ पर क्या हुआ, उनको एक मौका मिल गया कि चलो भाई हम और संप्रदाय भी जो कम्युनिटीज हैं उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक पृथक निर्वाचन लागू करने की प्रेरणा मिल गई अब उनको यहाँ से कि भाई मुस्लिमों की लीग संप्रदाय की बात की गई है अलग से पृथक निर्वाचन की, तो हम अब फूट डालेंगे और भी संप्रदायों में भी ऐसा ही करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अब उनको जरूरत पड़ गई इंडियंस की, वो तो पढ़ी रही थी, उनको लगा उनका सपोर्ट और चाहिए। तो उस समय पे क्या किया, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ये ऐलान किया, ये आप कह सकते हैं घोषणा की कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का जो है वो विकास करते हुए भारत में उनका उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। मतलब ऐसे ही इसे इसीलिए कहा गया अगस्त घोषणा इसको कहा जाता है कि 1970 में आई। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जो है भारत में स्वशासन, यानी कि अब ये हम अपना शासन खुद से कर सकेंगे। तो कुछ शर्तों के साथ इन्होंने ऐसा यहाँ पर लागू किया कानून को कि स्वशासन का विकास करना हमारा उद्देश्य है, या आप अपना शासन खुद से करेंगे, लेकिन ये स्वशासन चरणों में आपको कुछ स्टेजेस में ये स्वशासन करने की परमिशन आपको दी जाएगी। अब ये स्टेजेस की जो परमिशन है वो कौन देगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। और कहते हैं कि ये जो इन चरणों का जो निर्धारण होगा, बेस होगा, इसके बारे में जो बताया जाएगा वो भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा और इस प्रगति का ही निर्धारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो टोटली ये समझ लीजिए इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सब कुछ तय करेगी, इनके स्टेजेस तय करेगी, इस स्टेजेस को कैसे क्रॉस करना है वो तय करेगी, तभी वो आपको स्वशासन, आपका देश आपके अधिकारों में आपके हाथों में तभी देंगे। मतलब ये सब चीजें सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी। इसके बाद इस पर प्रोविजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें ये सब चीजें जो दी गई, इन शॉर्ट हमें इसको इससे समझना है कि इंग्लैंड स्थित भारत सचिव के परिषद की सदस्य संख्या को घटाकर 8 से यहाँ पर 12 कर दिया गया। ठीक है, 8 से इन्होंने यहाँ पर 12 कर दिया गया, जो पहले 15 हुआ करती थी। फिर भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली राशि जो थी वो ब्रिटिश संसद पर आरोपित कर दी गई यहाँ पर। इस तरह से जो भारत के सचिव हुआ करते थे, और 1919 के भारत के सचिव आपके कौन थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, मॉन्टेग्यू थे। तो इन्होंने क्या किया, भारत सचिव पर जितना भी खर्चा जो चीजें होती थी वो अब जो है वो इंग्लैंड में स्थित संसदीय नियंत्रण उसके हाथ में यहाँ पर चली गई और उनके हाथ में ये सारी जो है कह सकते हैं उनके अंडर में ये सारे खर्च आने लगे। फिर क्या हुआ, भारत सचिव
के कार्यभार को और कम करने के लिए इंग्लैंड में उन्होंने एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की। ठीक है, उन्होंने एक सुपीरियर पर्सन वहां पर एक नियुक्त किया, उसकी कहते हैं कि उसको वहां पर जो है नियुक्त किया, और कहा जाता है कि उसको नियुक्त करने का एक मोरल जो इनका मेन मोटो था वो ये था कि उसका मेन कार्य था कि भारत सरकार के लिए जो जैसे वेपन्स हो गए, जो उनकी देश की सुरक्षा के लिए वेपन्स हो गए या अन्य कोई सामग्रियों की खरीद करना या ब्रिटिश व्यापारिक हितों की देखरेख करना, और इंग्लैंड में पढ़ने वाले जो भारतीय विद्यार्थी हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए उसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। उस प्रॉपर जो उसका कह सकते विजन था या उसके पीछे जो एम था उसको वहां पर उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया था। मतलब अब उच्चायुक्त को नियुक्त किया था, कहने को उन्होंने भारतीय जो सचिव थे उसका तो कह दिया कि जो भी उसका सैलरी वगैरह होगा वो ब्रिटिश से ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से संसद से देगी, लेकिन जो उच्चायुक्त की सैलरी और इन सब की बात की गई तो वो इंडिया के ऊपर डाल दिया गया। तो भारत सरकार के स्तर पर परिवर्तन किया गया और द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया गया, जिसमें एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा सदन राज्य परिषद का यहाँ पर गठन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ साथ क्या वो मुस्लिमों के साथ भी आप देखेंगे एंग्लो इंडियन और सिंधु को भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन दिया गया। यहाँ पर सिर्फ देखिए एंग्लो इंडियन और मुस्लिमों को ही अलग निर्वाचन की बात नहीं की गई, बल्कि एंग्लो इंडियन को भी इन्होंने अलग से निर्वाचन करने की बात कर दी गई। सिखों को भी अलग प्रोविजन इन्होंने दे दिया कि भाई वो भी अपना जो है वहां पर अपना पृथक निर्वाचन कर सकते हैं। और यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डुअल सिस्टम यहाँ पर इन्होंने लागू कर दिया बेसिकली। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन की जैसे ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर डुअल सिस्टम की जो बात की जा रही है उसको हमें यहाँ पर समझना है बेसिकली। देखिए इसी के साथ वही हाई कमिश्नर की जो उच्चायुक्त की मैंने बात की थी। इसके बाद देखेंगे 1926 में यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। और इस एक्ट में आप देखेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजटों से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए यहाँ पर परमिशन उनको दे दी, अथॉरिटी उनको दे दी गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना, इंडियन होना यहाँ पर कंपलसरी उन्होंने कर दिया। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर 1990 के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। यहाँ पर क्या किया कि डुअल सिस्टम की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर डुअल सिस्टम की बात करते हुए प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं कि आरक्षित विषय, दूसरे कहते हैं हस्तांतरित, यानी कि यहाँ पर 2 जो कह सकते हैं विषयों में विभक्त कर दिया गया कि हस्तांतरित और आरक्षित जो विषय हैं इस तरह से डिवाइड किए गए। अब देखिएगा इसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को किस तरह से उन्होंने सेपरेट किया है। इन्होंने ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व जो इनके विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको किस प्रकार से डिवाइड किया है। कहते हैं कि जो आरक्षित विषय थे उसमें कहते हैं कि मतलब मजेदार बात देखिए कि इन्होंने सारे जितने इंपॉर्टेंट एरियाज थे उसमें सारा कुछ अपने पास रखा। जैसे आरक्षित विषयों में देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जैसे आपका फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया, भू राजस्व हो गया, इसमें देखिए लिखा हुआ है फाइनेंस हो गया, भू राजस्व हो गया, और सिंचाई, कानून व्यवस्था, खनिज संसाधन एक्सेट्रा इन्होंने अपने रिजर्व जो सब्जेक्ट्स थे उनको अपने पास रखा। ठीक है, कहते हैं कि उनको जो है इन्होंने प्रशासनिक विषय इत्यादि को इन्होंने जो है अपने पास रखा। दूसरी ओर जैसे आप देखते हैं कि हस्तांतरित विषयों में राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के द्वारा ऐसे प्रशासित किया गया। जिसमें देखेंगे आप कि जो हस्तांतरित विषय थे उसमें किस किस चीज को शामिल किया गया था। उसमें कृषि, आप हेल्थ को देख सकते हैं, एजुकेशन को शामिल किया। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी उन सदस्यों से करता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि हस्तांतरित जो उनके ट्रांसफर्ड जो उनके विषय होते थे उसका शासन उन भारतीय मंत्री को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर देखेंगे कैसे जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया और अपने हाथ में सारी पावर ले ली। कहने को तो उनको दे दिया, वही बात है, कहने को गन दे दी और उसमें एक भी गोली जो है नहीं डाली गई, और कहने को हम इंडियंस को इस तरह से पावर दे दी। वही है कि भाई जो मिला है उसमें खुश रहिए बस, बाकी वो सारा जो मेन चीजें हैं उसमें उनका ही वर्चस्व रहेगा कहीं ना कहीं। इसके बाद आप देखते हैं इसमें देश में पहली बार आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव और द्विसदनों की यहाँ पर बात की गई। फर्स्ट टाइम आप डायरेक्ट इलेक्शन देखते हैं और यहाँ पर द्विसदन की बात की गई। और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक राज्य परिषद और निचला सदन जो विधानसभा इसमें शामिल किया गया। और दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का जो इलेक्शन होता था, चुनाव होता था, वो डायरेक्टली चुनाव द्वारा किया जाता था। क्लियर है। इसमें 10 साल के बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे 1927 में एक साइमन कमीशन भी आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइमन कमीशन की पूरी स्टोरी इससे कनेक्टेड है। साइमन कमीशन आया जिसमें जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इसमें
यहाँ पर जो है बहुत सी सिफारिशें इन्होंने की थी कि साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें कुछ इस प्रकार से थी कि द्वैध शासन का उन्मूलन करेंगे, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार करेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का निरंतरता होगी, ब्रिटिश और भारत रियासतों का एक संघ की स्थापना होगी। तो क्या हुआ, हम भारतीयों ने क्या किया, भाई हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें किसी इंडियन को इन्होंने जगह नहीं दी। उस कमीशन में इन्होंने इंडियन के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसका क्या यहाँ पर वर्चस्व होगा या उसका क्या प्लेसमेंट समथिंग हम कह सकते हो। हाँ, बेसिकली मतलब उनकी कमेटी में कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए उसको मना कर दिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको हमारा ये कमीशन समझ नहीं आता तो आप अपनी तरफ से कोई प्रोविजन लाइए, देखते हैं उसमें क्या ऐसी चीजें आप एड ऑन करना चाहते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आप देखेंगे क्या हुआ कि इसमें क्या नहीं समझ आया, नए प्रावधान को शामिल करने की जो है इसमें और जरूरत पड़ रही थी। तो नेहरू रिपोर्ट को आप इस समय पे कह सकते हैं, एक रिपोर्ट जारी की गई नेहरू रिपोर्ट के नाम से। उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, अर्थात प्रांतों में कह सकते हैं द्वैध शासन समाप्त करने की बात शामिल की गई और सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया गया था 1935 के एक्ट से। क्लियर है, बेसिकली नेहरू रिपोर्ट के बाद से। फिर क्या हुआ इसमें कि भारत के संवैधानिक सुधार के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए लंदन में ये 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसके बाद 1935 का एक्ट आता है। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें इन्हीं आधारों पर 1935 का अधिनियम बना है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो 3 जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको 3 गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इन तीनों राउंड जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन तीनों में डॉक्टर अंबेडकर तीनों में शामिल थे। लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें गांधी जी सिर्फ गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस के कहने पर, जबकि इसमें देखेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सरोजनी नायडू ने किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें समझते हैं कि इसके प्रोविजंस इन्होंने क्या क्या प्रोविजंस इसमें दिए हैं। बेसिकली 1935 का एक्ट जो है वो आपके आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं कुछ आधार है, कुछ बेस लिए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की इसमें बात की गई, इसमें प्रोविजन लाया गया। इसके तहत ब्रिटिश प्रांत जो उनके मुख्य आयुक्त थे, उसमें प्रांत और देशी रियासतों को रखा गया। लेकिन संघ की स्थापना तभी हो सकती थी जब कम से कम आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। एक बार संघ में शामिल जो हो जाएगा, वो रियासतों के अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन रियासतों का समर्थन नहीं मिला और इसीलिए संघ अस्तित्व में यहाँ पर आया ही नहीं। केंद्र में क्या हुआ, द्वैध शासन लागू कर दिया गया, यानी डुअल सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसके तहत 1990 के जो एक्ट है उसके शासन से ही केंद्र में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित, यानी कि वही ट्रांसफर और रिजर्व जो उनके सब्जेक्ट थे, उनको शासन को उस तरह से उसमें बांट दिया गया। उस तरह से शासन, उसमें विषयों को बांट कर शासन चलाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का पूरी तरह से खत्म करके कहा गया कि पूर्णतः एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता को इसमें लागू कर दिया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक जो आप कह सकते हैं विधानमंडल का यहाँ पर इसमें स्थापना की गई थी। ठीक है, मताधिकार का इसमें विस्तार किया गया। काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती, काफी सारे इन्होंने प्रोविजन यहाँ पर की। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी, केंद्र शासन को अपनाने का इसमें प्रावधान किया गया, लेकिन प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित विषयों की जो बात की गई थी, वो सब यहाँ पर प्रोविजन हमने देख लिए हैं अभी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि आप देखते हैं कि इस अधिनियम में जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि जो गवर्नर जनरल के द्वारा कुछ आरक्षित विषयों को नियंत्रित किया गया, और आप देखेंगे कि इसमें कई सारे जो है द्विसदनीय व्यवस्था में 11 में से 6 प्रांतों में, जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांतों में पेश किया गया। और इसमें संघीय विधानसभा और राज्यों की परिषद, संघीय विधानसभा की जो अवधि थी उसको 5 साल कर दिया गया था, 5 साल की थी, और दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी यहाँ हुआ करते थे। ठीक है, और इन शॉर्ट हम इसको समझे तो कुछ इस प्रकार से है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यहाँ पर अभी भी बनी हुई थी और मताधिकार का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया था। इसके लिए मतदान हेतु योग्यता में थोड़ा सा लचीला रूप यहाँ पर थोड़ा सा लिबरल हुए, उनको अपनाया गया। और 1990 की जो कंपैरिजन में आप देखेंगे, यहाँ पर जो मतदाता थे उनकी संख्या में थोड़ा सा जो है कह सकते हैं ग्रोथ हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रोथ हुआ, लगभग 3 करोड़ लोग जो थे, पहले जो 50 लाख थे वो अब 3 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके थे। और यहाँ पर एक संघीय न्यायालय, केंद्रीय बैंक का भी निर्माण हुआ। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे रिजर्व बैंक का भी यहाँ पर उस टाइम जो है कह सकते हैं संघीय एक न्यायालय, और सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया इफेक्ट फ्रॉम द 1937 में यहाँ पर देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 obliged the Council of Secretary of the State of India was created 1858। यहाँ पर रिजर्व बैंक की यहाँ पर स्थापना की बात कर दी गई थी। और इसी के साथ एक संघीय फेडरल कोर्ट भी जो था एस्टेब्लिश किया गया ऑन 1 अक्टूबर 1937, जिसमें देखते हैं कि जो सबसे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करी जाती है, तो सबसे पहले जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस ग्वायर थे, और इससे पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 2 न्यायाधीश जो थे वो सर शाह मोहम्मद सुलेमान और MR जयकार थे यहाँ पर। ठीक है, और 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तक का यहाँ पर कार्य किया गया। और ये अपील की गई कि अंतिम अदालत की जो है, हालांकि ये अपील
हेतु यहाँ पर बताया गया कि अंतिम अदालत नहीं हुआ करती थी और कुछ मामलों में इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में ही अपील वहां पर अभी भी की जा सकती थी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस अधिनियम ने क्या किया, मताधिकार को विस्तार दिया। अराउंड इन्होंने देखेंगे 10%, तो 10% को मतदान का यहाँ पर कुल आबादी के 10% को यहाँ पर उनको मतदान का, वोटिंग का राइट यहाँ पर उनको दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो इसे अलग मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों, यहाँ पर जो लिखा है वो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी स्टोरी हमें समझनी, इसकी स्टोरी को बिल्ड करना है, उसको समझना है कि एक्चुअल में इस पूरे एक्ट के अंतर्गत कहा क्या था। क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिए गए हैं तो फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे कुछ चीजों में, लेकिन हमारा काम यहाँ पर आपको स्टोरी इसकी बताना है ताकि आप समराइज रूप से उसको समझ सकें। एक स्टोरी दिमाग में रहेगी तो चीजें भूलेंगे नहीं, तो आप उसके फैक्ट्स भी नहीं भूलेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 1947 का जो आपका स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस एक्ट यहाँ पर आया, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे उसको हम समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली इन शॉर्ट जो आपको यहाँ पर समझना है वो यही है। 1947 का जो आपका एक्ट रहेगा उसमें क्या क्या चीजें नई प्रोविजन लाए गए कि माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप से यहाँ पर वैधानिक रूप दिया गया और इसके अंतर्गत कई सारी बातें की गई। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि माउंटबेटन यहाँ पर प्लान, एक योजना को वैधानिक रूप दिया गया था। हम समझेंगे वो क्या सब था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के जो दो ऐसे राज्य हम कह सकते हैं अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। ऐसा उस एक्ट के थ्रू लाया गया, बताया गया कि उस सत्ता का उत्तरदायित्व जो है वो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये थी कि भाई आपकी संविधान सभा जब तक नहीं बनेगी तब तक आप 1935 के एक्ट को ही इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने देशों पर दोनों लोग। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा, ठीक है। नए संविधान का निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान और इंडिया का जो प्रशासन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के द्वारा ही चलाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा जो आपका अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हैं उसमें 1935 का जो 1947 और 1935 का एक्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसके बाद भारत सचिव का जो पद है वो समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और देसी रियासतों व ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी स्टेट में, किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित होने या अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता यहाँ पर उनको प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि संप्रभु राज्य घोषित कर दिया इनको, भारत को एक स्वतंत्र 15 अगस्त को 1947 में 15 अगस्त 1957 में 47 में सॉवरेन स्टेट यानी कि संप्रभु राष्ट्र, इसको क्या बोलते हैं, संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। देखिए संप्रभु क्या होता है एक्चुअली, आप समझिए कि अब इनके ऊपर किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। मतलब अब ये आंतरिक और बाहर जो भी मामले होंगे उसमें खुद का अपने राष्ट्र का डिसीजन इनका खुद का इंडिया का होगा। आप कोई बाहरी देश आके इनको नहीं बताएगा कि आपको क्या निर्णय लेना है, ठीक है। इसने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अलग होने के अधिकार के साथ साथ भारत और पाकिस्तान आदि राज्यों के निर्माण में यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए गए थे। क्लियर है, जब तक नहीं होगा तब तक 1935 के आप जो है प्रोविजन ही इनको फॉलो करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस अधिनियम ने नए संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन के संचालन के लिए 1935 का एक्ट उस पर लागू करने की बात कर दी गई थी। राज्य सचिव के पद को यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक नाम मात्र के लिए प्रमुख के रूप में नामित किया और संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। इंग्लैंड के शासक के शाही खिताब में भारत के सम्राट की उपाधि को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सारा जो मजूदार उन्होंने उठा रखा था वो सब इंडिया के अब कंधों पर उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा जो है स्वतंत्र करते हैं। और इस अधिनियम से देखेंगे भारतीय रियासतों को बोला गया या तो भारत के डोमिनियन में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ऐसा करना अनिवार्य था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासक को विधेयकों के मामले में उनकी स्वीकृति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने और वीटो का उपयोग करने के अधिकार से भी यहाँ पर वंचित कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए गवर्नर जनरल को देखते हैं कि महामहिम, यहाँ पर देखें गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम से किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का यहाँ पर पूरा अधिकार दे दिया गया था। अब देखिए एटली ने क्या कहा था यहाँ पर कि ये भारत में ब्रिटिश मिशन की पूर्ति, द फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश मिशन इन इंडिया, घटनाक्रम की एक लंबी प्रक्रिया की परिणति थी। इसी तरह लॉर्ड सैमुअल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस अधिनियम को युद्ध के बिना एक शांति की संधि कहा। क्या कहा? युद्ध के बिना एक शांति की संधि इन्होंने कहा, अ पीस ट्रीटी विदाउट वॉर। तो इस तरह के स्टेटमेंट याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके पहले राष्ट्रपति बनते हैं आजाद भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत पर ब्रिटिश शासन की अवधि आज से समाप्त हो रही है और ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध, जिसमें आप देखते हैं वो कहते हैं ब्रिटिश के साथ आज हमारे सारे रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर एंड हो जाते हैं। यूके विल कंटिन्यू टू मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मौलाना अबुल कलाम आजाद सेड दैट कि अगस्त 14 एक खुशी का दिन था, हिंदुओं और सिखों के लिए एक शोक का दिवस भी था।
तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, मेंस का ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो अभी तक हमने यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ पॉलिटी के कुछ बैकग्राउंड पार्ट को जो आपने देखा उसका हिस्ट्री हमने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए इसमें हम अभी फिजिक्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम देखेंगे मोशन क्या है, यानी कि गति क्या है। तो गति और जो मोशन है और जो आपका रेस्ट है, उन दोनों को हम यहाँ समझेंगे। मोशन और रेस्ट दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, देखिए मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष या समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में कुछ चेंजेस करती, परिवर्तन करती, तो उस वस्तु की गति की अवस्था को क्या कहा जाए, उस गति की अवस्था कहा जाता है वस्तु की। तो क्या हो गया, ये आपका मोशन हो गया। वहीं आप देखेंगे रेस्ट क्या होता है कि यदि कोई वस्तु है वह अपनी किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, तो इसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आप समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको ये, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम विद द वेलोसिटी, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द बॉडी विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए मोशन एंड उसकी बात हमने की, वो यहाँ पर दोनों चीजें मेंशन की गई हैं। और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे आप उदाहरण के तौर पर जैसे यदि एक समान वेग से चल रही कोई रेलगाड़ी है, उसमें व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है, तो गेंद का पथ क्या होता है कि परवलयाकार होगा। यदि कोई वस्तु समान समानांतरों में आप देखेंगे असमान दूरी तय कर सकती है, तो वस्तु की गति असमान कहलाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, गति और जो मोशन की बात कर रहा है। और यहीं पर ये बॉल वाला आपका एक यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर आगे जो आप देखेंगे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस यहाँ पर दिए गए, न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ में आपका क्या मेंशन किया गया है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि न्यूटन के जो लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें गैलीलियो को समझना है। गैलीलियो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। और आइजैक न्यूटन ने देखेंगे आप, न्यूटन ने 1687 में अपनी जो पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया में मोशन संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया था, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। जिसमें फर्स्ट लॉ आप देखते हैं कि इसमें कहते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि इस नियम को जड़त्व का नियम भी हम कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसको हम इस तरह से भी जैसे दैनिक जीवन में अगर हम नॉर्मली देखें, इसको तो आप पढ़ ही रहे हैं इसको, और नॉर्मली जैसे डेली लाइफ रूटीन में हम देखते हैं, जैसे कभी कभी देखते हैं कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले जो व्यक्ति होते हैं थोड़ी दूर तक उसी दिशा में उनको दौड़ना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हैं। चलती गाड़ी में अचानक से जब ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। ये सब हमने अनुभव किया है अपने जीवन में। स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है और तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा जो व्यक्ति होता है वो गाड़ी के मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा की ओर झुक जाता है। वहीं और एक उदाहरण समझें तो कुछ इस प्रकार से रहता है कि पेड़ की शाखाओं को अगर जोर से हम हिलाने पर क्या होता है कि लगे हुए जो फल है वो टूटकर क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो क्या जड़त्व के नियम को हम जो डेली लाइफ है उसमें भी हम समझ सकते हैं इन चीजों का। क्लियर है। इसके बाद इसका सेकंड जो लॉ है, इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, m जो होता है द्रव्यमान की कोई वस्तु और u की प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चलती है तो उसे जो है हम कह सकते हैं t समय को निर्देशित करता है और f बल लगने पर उसे वेग वस्तु का जो वेग v होता है इस प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे सेकंड की हम बात कर रहे हैं, माफी चाहती हूँ, इसको हम यहाँ पर जैसे दिखाया गया है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें इसमें F और ये सब बल को इंडिकेट किया, F = mu हो गया। इसके बाद आपका P2 = mv होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें मेंशन करने की कोशिश की सेकेंड लॉ में। इसमें तो जो द्रव्यमान है, बल है, त्वरण है, उसके SI उसका मात्रक जो SI के लिए जाने वाला कौन सा होता है, K = 1, और इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं F = यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि m × a। तो क्या हो जाएगा, F = ma हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा क्या है, थर्ड लॉ। ये क्रिकेट प्लेयर रिएक्ट्स इन हिज हैंड स्लाइटली व्हेन ही कैचेस द बॉल। ये एग्जांपल भी इसका एक अच्छा उदाहरण आप लिख सकते हैं चाहे तो मेंस में। थर्ड जो इसका लॉ है उसको हम समझते हैं यहाँ पर क्या होगा,
कि गति के तृतीय नियम के अनुसार कहते हैं कि इसको यहाँ पर ये पढ़ने से पहले इसका एक एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है और तो हम पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल व प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर भी लगता है। दूसरा उदाहरण समझे तो जब नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना होता है, तो कुछ इस तरह के उदाहरण है। अब हम इसके थर्ड लॉ को समझते हैं कि एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगता है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा से प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। या हम कह सकते हैं इसको और वे में समझने के लिए कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि याद रहे आपको कि क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, ना कि एक ही वस्तु पर। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का ही एक उदाहरण है। क्लियर है? यहाँ पर ये जो आपके दो उदाहरण और भी इसमें, जैसे कि ये कुएं से यहाँ पर रो ब्रेक्स एंड मैन फॉल्स बिहाइंड द वेल ड्यूरिंग द, ये आपको बुलेट वाला मैंने एग्जांपल दिया ही है। डिस्टेंस समझते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, दूरी क्या होती है। तो दूरी की जब बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें समझना होगा, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं संबंध है। समझिए कैसे। जैसे डिस्टेंस जो हम करें तो उसमें गति जो करती हुई किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए जो पूरे मार्ग की लंबाई है उसको हम दूरी कहते हैं। और इसका एसआई मीटर जो है वो क्या होता है दूरी का। यहाँ पर जो इसका जो पॉजिटिव होता है ये आप देखेंगे कि ये सदैव धनात्मक होता है, और दूरी जो है अदिश राशि है। और इसका एसआई यूनिट यहाँ पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और बता सकते हैं। और इसी के साथ आप देखते हैं विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और उसकी स्टार्टिंग की जो कंडीशन, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये सदिश राशि होती है आपकी। और ये जो कह सकते हैं कि अब इसमें कह सकते हैं कि विस्थापन का जो डिस्प्लेसमेंट का जो मानक होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। तो इसमें जो एक डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें जो है आपके सामने दी गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि दूरी और विस्थापन, जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। ये ओनली स्टार्टिंग और एंड की जो कंडीशंस है उस पर निर्भर करता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूरी और विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि डिस्टेंस, आप देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस को कुछ इस तरह से डिस्टेंस, और इस तरह से यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर, इसको मैं फिर से रफ करके लिख देती हूँ। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि गतिमान कण द्वारा तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य यानी कि नेगेटिव या कोई जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वो जो विस्थापन धनात्मक होता है वो ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो वो चीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, सेम उसी को एज इट इज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो आपका डिस्टेंस का कुछ देखिए इस प्रकार से बताते हैं कि इस प्रकार से जो है डिस्टेंस के बारे में बताया गया, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट को इस प्रकार से शो किया जाता है। यहाँ पर हम स्पीड को पढ़ते हैं, आपकी चाल क्या होती है। तो चाल जो है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और जब चाल की बात आती है तो चाल क्या है, आपका अदिश राशि है। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि चाल, यहाँ पर चाल जो आपकी दूरी स्पीड है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं स्पीड को s अपॉन टी, यानी कि ये आपका क्या हो गया स्पीड अपॉन, यहाँ पर टाइम की बात करा। चाल का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। स्पीड इज मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स की हम देखें कि कितने प्रकार की, जो मुख्यतः 4 प्रकार की होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। तो आपकी क्या है, ये स्पीड्स के जो है यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड में देखते हैं जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। वही नॉन यूनिफॉर्म में देखें जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड में देखेंगे एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम इलेप्स्ड। ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इलेप्स्ड, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी यानी कि वेग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है उस वस्तु का वेग कहलाता है। और हम इसमें देखेंगे कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और वेग की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम इसमें, v इज इक्वल टू s अपॉन टी, दैट मीन्स वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल की बात करता है। क्लियर है।
यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें या उसको देखें चाल और वेग को, तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई क्या होती है, दूरी होती है। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर चाल बराबर चली गई दूरी अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड बराबर ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये आप देखेंगे इसका एसआई मीटर क्या, एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये वेग क्या है, एक सदिश राशि है यहाँ पर, ठीक है। तो चाल और वेग में अंतर सिर्फ इतना है कि चाल केवल परिमाण होता है, ठीक है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि आप देखेंगे कि वेग जो होता है, आपकी जो वेलोसिटी होती है उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है आपकी। क्लियर है। अब एक्सीलरेशन की बात करें, यानी कि त्वरण क्या होता है, तो आप देखेंगे त्वरण में क्या डिफरेंस है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को हम यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ट्रेवल टाइम, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू एन अपॉन टी। तो इसमें वी क्या है, आपका अंतिम वेग है, यू आपका प्रारंभिक वेग है, टी आपका समय अंतराल है। क्लियर है। त्वरण क्या है आपका, एक्सीलरेशन क्या है, एक सदिश राशि है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक सदिश राशि है, एसआई मात्रा किसका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर यही सब चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात की जाए आपसे, तो ये क्या होता है, कैसे डिफरेंस है इसमें, देखिए इसको सिंपली समझिए कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या फिर नीचे की ओर गिर जाती है वस्तु, तो वस्तु क्या होती है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करती है। इसी प्रकार इस गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वाधीन गति कहते हैं, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पर जो है इसके इक्वेशंस दिए गए हैं, अपवर्ड मोशंस के लिए, यहाँ पर डाउनवर्ड्स मोशन के लिए। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें, जिसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं, इसको प्रोजेक्ट लाइन ही मोशन ज्यादा समझिए तो बेटर समझ पाएंगे आप, कि जब किसी वस्तु जो है उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है। तो हमें इसे समझना है, प्रोजेक्ट लाइन जो मोशन है वो बेसिकली होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए, जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में आप देखेंगे कि कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो आप देखते हैं कि ये कण जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ का गति करता है। तो इस गति को प्रक्षेप गति या कण के पथ को प्रक्षेप पथ यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और प्रक्षेप पथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है आपका। ठीक है। तो चलिए, इसको यहाँ पर ये चीज हो गई। इसके बाद देखिए, यहाँ पर गैलीलियो जो है हु फर्स्ट स्टेटेड द इंडिपेंडेंसी ऑफ द horizontal and the vertical components of the project motion in the dialogue on the great word system। यहाँ पर ये सब चीजें दी गई हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है कि पेड ग्रुप इत्यादि के लिए आप हमें इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियोस बिल्कुल फ्री थे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप इनको कंटिन्यू निरंतर देख सकेंगे। अब यहाँ पर रॉकेट मोशन की बात की गई है, यानी कि रॉकेट प्रलोदन की बात की गई है। तो ये कैसे काम करता है, The basic principle on which rocket motion occurs or rocket are propelled is the Newton's third law of motion and the law of conservation of the linear momentum। यहाँ पर देखिए, तो जो इनका तीसरा जो कह सकते हैं जो न्यूटन का लॉ था, संवेग संरक्षण के नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। ये उस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे किसी रॉकेट की उड़ान उस शानदार उदाहरणों में से एक है। इसमें ईंधन की दहन के बाद, उसके जलने के बाद जो पैदा होती है गैस, वो बाहर निकलती है और इसी प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट को ऊपर धकेलती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली जो गैस है लगभग स्थायी वेग से गति करती है। यदि दहन के दौरान आप देखते हैं कि गैस से निकलने की जो दर है वो स्थायी हो, तो संवेग परिवर्तन की दर भी स्थायी यहाँ पर होने लगती है। ठीक है। ये अलग चीजें हैं, इसको और समझाने का मैंने अलग से प्रयास किया। इसके बाद गैलीली की बात करूं तो 1564 से 1642 तक इनका जो रहा था। और इसमें देखेंगे इटली के पीसा नामक शहर से ये जन्मे हैं। और पिंडों की जो आनत समतलों पर गति और मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गतियों के प्रयोगों के द्वारा इन्होंने अरस्तु की धारणा की कि पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है, किसी फोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में जो उनका ग्रेविटी है, जो उनका गुरुत्व बल है, उसके प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं, उनका खंडन होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की, जो आइजैक न्यूटन के युगांतकारी कार्य का आरंभ बिंदु माना जाता है। इसके बाद आप देखते हैं 1609 में इन्होंने अपना दूरदर्शी को स्वयं को दूरदर्शी बनाया और अपना दूरदर्शी इन्होंने बनाया। और उसका जो उपयोग है, इन्होंने अपनी कई चौंकाने वाली चीजों में, प्रक्षेपणों में दिखाया कि जैसे चंद्रमा के पृष्ठ पर पर्वत है, गर्त की बात की, सूर्य पर काले धब्बे, बृहस्पति के उपग्रह, शुक्र की कलाओं के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने देखा, यह निष्कर्ष निकाला कि आकाशगंगा अपनी ज्योति जो है वो नग्न आंखों से जो है नहीं देखने सकने के कारण असंख्य तारों से प्राप्त करती है।
और जो उनकी ज्योति की बात करता है आकाशगंगा की। और अपने वैज्ञानिक तर्क की अति उत्तम रचना इन्होंने डायलॉग ऑन दी टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम में गैलीलियो ने कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित सौर परिवार के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया है। यहाँ उन्होंने गैलीलियो ने, तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य के जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य के केंद्र में होने की उसके सिद्धांत की परिकल्पना इन्होंने की, उसका समर्थन किया है और सार्वजनिक मान्यता भी इस सिद्धांत को बेसिकली यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि गैलीलियो एज द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस। तो कहा जाता है कि गैलीलियो जो है, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? इन्होंने विलक्षण योग्यता के कारण ही, इसी विलक्षण योग्यता के कारण इनको आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके लिए विज्ञान का भौतिक राशियों की माप और उनके बीच गणितीय संबंधों की खोज को बनाए रखना था, जिसको यहाँ पर इन्होंने बताया था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आइजैक न्यूटन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इनका जन्म यहाँ पर इंग्लैंड में हुआ था। चलिए देखिए, यहाँ पर आइजैक न्यूटन के बारे में कहते हैं कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का जो नियम है, गति के सिद्धांत की इन्होंने खोज की थी। एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक और एस्ट्रोलॉजर और यहाँ पर फिलोसोफर भी इनको कहा जाता है। इनका जो शोध प्रपत्र था वो था प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों को, जिन्होंने 1687 में प्रकाशित किया, जिसमें सार्वत्रिक आप देखते गुरुत्वाकर्षण गतियों की नियम की इनकी उन्होंने व्याख्या की थी यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने ये विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक मानी जाती है, जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका भी निभाती है, जो इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि की और भी चीजें देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया, न्यूटन की गति के नियम, प्रकाश की न्यूटन की विधि प्रिंसिपिया इत्यादि के लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इन्होंने गति के 3 नियमों का वर्णन किया, जिसने अगली 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। न्यूटन ने आप देखेंगे दर्शाया कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति और आकाशीय पिंडों की गति का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के समान समुच्चय के द्वारा होता है। इसे दर्शनों के लिए उन्होंने ग्रही गति के केपलर के नियमों और अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बीच निरंतर स्थापित किया, और इस प्रकार से इन्होंने सूर्य केंद्रीयता, मतलब सूर्य जो है केंद्र में, और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में पिछले संदेह को जो था वो दूर कर दिया गया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, वही सारी चीजें इनके बारे में यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर माना जाता है कि 1704 में आप देखेंगे न्यूटन ने एक अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ ऑप्टिक्स प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रकाश और वर्ण संबंधी आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर एंड लाइट की बात करा कार्य का सार प्रस्तुत किया है। उसके बाद इन्होंने बहुत सी चीजें, विवेक के युग का यहाँ पर उदय हो चुका था, ऐसा सब कहा गया। इनके कोपरनिकस ने जिस वैज्ञानिक क्रांति को प्रेरित किया, जिसे केपलर और गैलीलियो ने प्रबलता से आगे प्रचलित किया, उसी का भव्य संपूर्ण जो है न्यूटन के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए अगले सेगमेंट पे आते हैं, जो कि हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। तो पहले इन शब्दों का मतलब हम समझ लेते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है। देखिए, एनवायरमेंट को अगर हम पहले समझें तो सौर मंडल से जो ज्ञात ग्रह हैं, उसमें से जो पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन पॉसिबल है। इसका कारण है यहाँ का पर्यावरण। और पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें, भौतिक वैज्ञानिक की, तो इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं कि भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। वहीं जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं, इसमें जैव मंडल के जीवों को सम्मिलित करते हैं। तो वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सोशल, इकोनॉमिकल और संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। बेसिकली इसको नॉर्मल शब्दों में अगर हम कहें तो पर्यावरण का मतलब होता है जैविक और अजैविक घटकों, उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को पॉसिबल बनाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट को देखा, अब हम इकोलॉजी को समझते हैं, यहाँ के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है आप कह सकते हैं वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे ओशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1869 में हैकले ने किया था, और हैकले के द्वारा जो ओशियोलॉजी नामक जो शब्द का इजाद हुआ था, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना था। इसको समझाने का अभिप्राय ये है कि इसको समझेंगे तभी आप समझेंगे इकोलॉजी कैसे बना। ठीक है, ओशियोलॉजी नामावली का जो है वो 2 ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, जिसमें ओइकोस जो है वो रहने का स्थान और लोगोस मतलब अध्ययन करना, जिसे आगे चल के आज हम ओशियोलॉजी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा गया है। और वर्तमान समय में परिस्थितियों की संकल्पना को व्यापक रूप से दे दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पेड़ पौधे और जंतु, बल्कि उनके पर्यावरण के बीच जो उनके अंतर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। उसमें मानव समाज, उनके भौतिक पर्यावरण की अंतर्क्रियाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया, इसको ये आपकी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की बात करते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द की रचना है A.G. टेंसले के द्वारा की गई है। यहाँ पर ये आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे। जो पारितंत्र है वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। इसमें जैविक अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर बहुत सी चीजें जिनको अभी हम आगे फैक्टर्स में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इकोसिस्टम कैन बी as small as a water droplets. It's called micro ecosystem. अब देखिए यहाँ पर कार्ल मेवियस ने जो था आपका इकोसिस्टम ऑफ एज बायो सियोनोसिस की बात की है, फोर्ब्स कॉल्ड इकोसिस्टम एज माइक्रोकोसम। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा है उसको अलग अलग व्यक्तियों ने अलग तरीके से बताया है। वहीं कहते हैं कि प्रकृति में जो पारिस्थितिकी तंत्र को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं कि आप स्थलीय और जलीय तंत्र कहलाते हैं, जैसे घास हो गया, वन हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सब क्या हो गया आपके स्थलीय परितंत्र के उदाहरण हैं। वहीं जलीय परितंत्र में झील, नदियां, समुद्र इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, जब वहां पर समुद्र और जल की बात की जाए तो आप देखेंगे अर्थ का 70% जो भाग है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होता है और ये तंत्र जो है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन समुद्र जो है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पृथ्वी पर विद्यमान जो हाइड्रोस्फीयर है आपका जल मंडल है उसका लगभग 97% हम देखेंगे समुद्री का ही जल होता है। जो समुद्री जल में सबसे ज्यादा 85% आपका क्या होता है, सॉल्ट इन अ सी वाटर होता है। ठीक है, लवण सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा समुद्र जल में 85% पाया जाता है। जैव मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो जैव मंडल क्या होता है बेसिकली यहाँ समझते हैं कि आप देखेंगे मिट्टी, ठीक है, शैल जो आपके शैल हो गए, इसके बाद पर्वत, पहाड़, पठार, जल, वायु की पतली परत और पृथ्वी के जो आप देखेंगे आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसके साथ जीवित जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स संबंधित होते हैं। ये मंडल जो है जीवों का भरण पोषण करते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका हो गया यहाँ पर जल मंडल, ये आपका हो गया वायुमंडल। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर जैसे स्थल मंडल। इस तरह से ये तीनों चीजें हैं, इसके बीच में जो ये प्रक्रिया होती है वो क्या है, ये जैव मंडल है। ठीक है, यहीं पर ये समझाने की कोशिश की गई है, ये क्या है आपका जैव मंडल है बेसिकली। ठीक है, मतलब तीनों का सम्मिलित रूप है जहां पर ये तीनों मिलते हैं। तो पृथ्वी के समस्त जीव जिनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें जैव मंडल में तीन यहाँ पर विभाजन होते हैं, जैसे वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और जल मंडल, जिसको मैंने भी समझाने की कोशिश की है। तो जैव मंडल में जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, और सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल, मृदा से ही निर्मित होता है। और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण जो है वो होता रहता है, इनका साइकिल चलता रहता है। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि अजैविक घटक क्या होते हैं और जैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अजैविक घटक को देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए आप, अजैविक घटक की बात कर रहा है कि अबॉयटिक जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग में होते हैं। जैसे पारितंत्र के अजैविक घटक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अजैविक घटक में मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि इसमें आते हैं। और बहुत संख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रासायनिक भौतिकी प्रक्रियाएं जैसे कि आपका वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ हो गया, मौसम दशाएं, जलवायु इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। तो अजैविक कारक का कहीं ना कहीं अलग अलग अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस ये समझना क्या क्या चीजें इसमें जो है उदाहरण के तौर पर होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर भी शो कर देती हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। इसको देख सकते हैं आप एक बार, इसमें अजैविक घटक की जो मैं बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। ये पेस्ट हो गया यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, इसको यहाँ समझते हैं। ये आपके क्या है, अजैविक घटक है यानी कि अबॉयटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें देखिए मौसम और जलवायु, आपका प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होगा, तापमान, उसकी आर्द्रता, फिर ये जल, मिट्टी इत्यादि सब आपके किसमें आएंगे, अजैविक घटकों के अंतर्गत ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं। क्लियर है। इसमें एक और पिक्चर अगर हम देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है उसमें अबॉयटिक और वॉयटिक जो आपके कंपोनेंट्स है उसको किस तरह से समझ सकते हैं, उसका भी पिक्चर मैं यहाँ पर एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि आप उसको बेहतर तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में इस चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ऊपर ही इसको पेस्ट कर देती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएं इसको।
ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है उसमें अबॉयटिक आपके कंपोनेंट्स हो गए, ये आपके बॉयटिक हो गए। अबॉयटिक कंपोनेंट्स में जैसे भौतिक कारक आते हैं, अकार्बनिक कारक आते हैं, कार्बनिक कारक आते हैं, और इन सब के अंतर्गत क्या आता है, जैसे भौतिक कारक क्या क्या होते हैं, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडलीय दबाव हो गया, स्थलाकृतियां हो गया। अकार्बनिक कारक में जैसे जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान आ जाता है। कार्बनिक कारक में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि आ जाता है। जैविक घटक में आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आते हैं, जिसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की बात की गई है कि भाई सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि देखें, प्रकाश का जो भेदन है पानी की पारदर्शिता, जल में कण और प्लवकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाश की जो भेदन की सीमा के आधार पर तालाब को सुप्रकाशित या इत्यादि चीजों का इसका इंपॉर्टेंस बताया गया कि सुप्रकाशित क्षेत्र में पौधों और जंतुओं का प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध यहाँ से होता रहता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की जाए यानी कि अकार्बनिक पदार्थों की बात की जाए तो हमने यहाँ पर देखा था उसमें क्या क्या चीजें जो है वो कवर हो सकती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो जरूरी है वो कि इन पदार्थों में जल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कुछ अन्य तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस तालाब की अवस्थिति पर निर्भर करते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे आप कार्बनिक पदार्थों में देखते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखते हैं O2 हो गया, CO2 पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं। और सभी वस्तु जो सभी पौधे और जंतु भोजन और गैसों के विनिमय के लिए पानी पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर अकार्बनिक लवण तली के अवसाद में तथा सजीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में होते हैं। उनकी अल्प मात्रा घुलनशील अवस्था में भी यहाँ पर होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो तालाब में आमतौर पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे अमीनो हो गया, ह्यूमिक अम्ल हो गया, मृत पौधे हो गए, जंतु का अपघटित उत्पाद हो गया, आंशिक रूप से पानी में घुलते रहते हैं और आंशिक रूप से ही पानी में ही निलंबित रहते हैं ये। ठीक है, डिजॉल्व की बात कर रहा है, दे आर पार्टली डिजॉल्व इन वाटर एंड पार्टली सस्पेंडेड इन वाटर। बायोटेक कंपोनेंट्स की बात की जाए, जैविक घटक यानी कि जिनको हम लिविंग की बात करते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत अभी बताया था जैसे प्रोड्यूसर हो गया इसमें, ठीक है, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए यहाँ पर तो आप देखेंगे स्वपोषी होते हैं जो कि साधारणतः क्लोरोफ्लोरो युक्त जीव होते हैं। और आप देखेंगे अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि कंज्यूमर्स में भी 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता को इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो पहला जो कंज्यूमर होता है वो उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप देखेंगे जैसे शाक भक्षी जिसको कहलाते हैं, हम कह सकते हैं कि वेजिटेरियन तरीके से ये जो है जैसे चरने वाले पशु हो गए, बकरी हो गए, खरगोश, ऊंट इत्यादि इसमें हम कह सकते हैं आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो पोषण के लिए शाक भक्षी अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया हो गया। जो थर्ड आपके जो कंज्यूमर होते हैं वो उसमें वो आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय कंज्यूमर्स को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि बाज हो गया, बड़ी शाक हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया इत्यादि आपके क्या आ जाएंगे, थर्ड जो कंज्यूमर है उनकी बात करता है। अब देखिए डीकम्पोजर्स की बात कर रहा है यहाँ पर, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया या कवक आते हैं और ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक या कह सकते हैं हम डिट रूट्स पर निर्भर करते हैं। और कंज्यूमर की तरह अब घटक अपना भोजन निगलते नहीं है बल्कि अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधों और पशुओं के अवशेषों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उत्पादक या सपोषी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको अभी हमने ऊपर समझा था। यहाँ पर तालाब में सभी विभिन्न पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं और इन्हें 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जड़ी उत्पादक हो गए, यहाँ पर रूटेड प्लांट्स हो गए, फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर जोन एंड इमर्ज वेजिटेशन की बात कर रहा है, कौन कौन होते हैं कंज्यूमर्स। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका कि जो कंज्यूमर्स उपभोक्ता और विम्पोषी है वो क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें इन डिटेल है जिसको हमें मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एग्जाम्स के लिए नहीं है, तो वी कैन स्किप दिस। और यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि समूह के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन सपोषी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आप अगर इसकी बात करें कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स की बात करें यानी कि विम्पोषी की, तो वे जंतु जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे टेडपोल हो गया, घोंगा हो गया, सनफिश हो गया। तो तालाब के जंतु को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर जूप्लैंक्टॉन्स हो गया यानी कि जंतु प्लवक हो गया, तैरने वाले जंतु होते हैं जिसमें साइप्रस इत्यादि आता है। नेक्टॉन्स हो गया यानी कि तरण जिनको कहते हैं वे जंतु जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं, जैसे मछलियां हो गया। ठीक है, बेंथिक एनिमल्स होते हैं जो तलहटी में रहने वाले जीव, जैसे आप माइटस हो गया, घोंगे हो गया, कुछ क्रस्टेशियन हो गया। ये सब चीजें डीकम्पोजर्स अभी हमने पढ़ा कि पूरे तालाब में वितरित रहते हैं लेकिन अवसाद के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक हो सकते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, जो तालाब की तली में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्लियर है।
फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम यहाँ पर आर द कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस दीज आर। यहाँ पर आप देखेंगे इससे जो परितंत्र के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। इसमें एनर्जी फ्लो थ्रू द चेन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट यहाँ पर साइक्लिंग की बात करते हैं, यानी कि पोषकों का चक्रण जो भू जैव रासायनिक चक्र है यहाँ पर उसकी बात करते हैं। इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकीय अनुक्रम या पारितंत्र का यहाँ विकास किया जाता है। और होम्योस्टेटिस की बात करें तो यहाँ पर साइबरनेटिक की बात होती है, जिसमें पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें आप यहाँ पर देखते हैं फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, पॉन्ड्स, लेक्स हो गया, इसके बाद यहाँ पर मीडोज हो गया, ठीक है, मार्शलैंड्स हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ ये एग्जाम्पल्स थे। तो इसी के साथ आपका ये इंग्लिश मीडियम का मैं कहूँ तो ये आज यहाँ पर आपका लेक्चर 6 मॉड्यूल 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको इसका हिंदी में भी देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। अपनी कोई प्रतिक्रिया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।